वेलकम टू गोयल आईएएस। जैसे कि आप जानते हैं आपका पेपर बहुत जल्द अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है और पॉलिटी के ऑलरेडी 7 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, पहले आप उनको देख लीजिएगा। फिर आज हम चर्चा करेंगे 8वें लेक्चर में, जिसमें हम थोड़ा सा एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। राइट, तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे बैक साइड पे कि यहाँ पर जो एक क्रिटिकल इवोल्यूशन हम करेंगे वो जो उस समय के जो एक फिलोसफर टाइप के लोग हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर कुछ फिलोसफर को मैंने बैकग्राउंड में रखा है, जैसे कि आप प्लाटो को देख पा रहे होंगे, जैसे कि आप कार्ल मार्क्स को देख पा रहे होंगे, रूसो को देख पा रहे होंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं आलोचना करी है, क्योंकि ये तो उस समय जीवित भी नहीं है जब आपका संविधान बन के आया है। मकसद, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि कुछ फिलोसफर ने क्या करा है, भारत की जो संविधान है उसकी आलोचना करी है। और किसी ज्ञानी की आलोचना को अगर हम समझते हैं तो कहीं ना कहीं विकास ही होता है। राइट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नैतिक गलतियों को पकड़ लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि हमने देखा था हमारा जो संविधान है, संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949, हम अच्छी तरह जानते हैं। और 2 महीने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। राइट, तो यहाँ पर कभी एक शब्द जो आता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड। तो ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन टर्म आ रहा है आपका, ये एक सेकेंड, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म आ रहा है आपका, शायद काम नहीं कर पा रही है पेन। हाँ, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ये जो टर्म आ रहा है आपका, तो याद रखिएगा ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है, 26 नवंबर वाला जो अडॉप्ट किया गया था या 26 जनवरी वाला जो लागू किया गया था, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। राइट, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हो गया 26 जनवरी वाला। आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है कि सबसे पहले मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बताया था। अगर आपको याद हो, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मैंने कहा था कि ये केंद्रीकरण की यानी कि सेंट्रलाइजेशन की पहली पहल थी, शुरुआत था, क्योंकि इसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। और आप अच्छी तरह जानते हैं वॉरेन हेस्टिंग हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। राइट, अब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पहली बार एक ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी, किसके द्वारा, हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो हमें पता ही है, हमने पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ पर जो भी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, इसमें एक अगर आलोचनात्मक रवैया देखेंगे तो कहीं पर भी आपने, जैसे हमने पढ़ा था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जा रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बनाया जा रहा है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी जा रही है 4 सदस्य की, पढ़ा था हमने। अब समस्या देखिए, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, इस कार्यपालिका परिषद में कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय नहीं था। राइट, ये देखिए, और रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था। अगर भारतीय नहीं था पर भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, भारतीयों ने डिसाइड करना चाहिए कि ये जो गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है बंगाल की, इसकी जो परिषद है इसमें है ना, जो भी बैठ रहा है वो भारतीयों की पसंद से बैठना चाहिए। तो यहाँ पर किसी भी तरह का असर नहीं था, तो ये भी एक आलोचनात्मक है। आगे देखिए, फिर हमने चार्टर की बात करी थी। जैसे मैंने कहा था भारत में चार्टर की शुरुआत 1793 से हो गई थी, जहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने 20 साल का आधिपत्य, मोनोपोली हासिल कर ली थी भारत में व्यापार के लिए, और जो कि चार्टर एक्ट 1813 में खत्म की गई। राइट, और फिर हमने देखा था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और जो पहले बने थे वो विलियम बेंटिक बने थे। और कहीं ना कहीं जो केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, वो अपने चरम पे पहुंचा था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। राइट, और 1853 में भी हमने देखा था, 1853 में हमने क्या देखा था, भारत में पहली बार जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो जिसे आजकल आप संसद कह देते हैं, पार्लियामेंट कह देते हैं, उसकी नींव रखी गई। यानी कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसके पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से मिली थी, पर 1853 वाले से हमें क्या दिखता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी जोड़ दिया गया। फिर भी इसमें वही बात है कि इसमें भी भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया। राइट, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में देखिए सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव पावर, बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमें पता चलता है चार्टर एक्ट से कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है, और जो हमारे बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर हैं उनकी जो विधायिका शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर, उसे छीन लिया गया था, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। मैंने बताया आपको, विलियम बेंटिक बने थे हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो 1853 है उसमें मैंने बताया था आपको कि कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल की नींव रखी गई। राइट, और वैसे ही चार्टर एक्ट था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, ये प्लान्ड नहीं था, क्योंकि बीच में 1857 की क्रांति हो गई थी, इसी वजह से काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए, पर ये चेंजेस सब्सटेंशियल तो नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ चेंजेस में, हमें क्या पता चलेगा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद है उसको वाइसरॉय कर दिया गया, परंतु असल में जो व्यक्ति था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसी को वाइसरॉय बना दिया गया। इसलिए मैंने कहा सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं हुए। अर्थात पहले जो वाइसरॉय बने वो लॉर्ड कैनिंग बने,
और आखिरी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो भी लॉर्ड कैनिंग है। तो आप समझ पाए होंगे, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इक्वल्स टू फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एक ही थे लॉर्ड कैनिंग। तो आप समझ गए होंगे पद बदले पर कोई सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं हुए, वास्तविक परिवर्तन नहीं हुए, राइट। और एक नया पद जोड़ा गया जिसे हमने कहा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि कहाँ बैठेंगे, कैबिनेट लेवल के आदमी होंगे जो बैठेंगे इंग्लैंड में बैठेंगे, राइट। अब देखिए ये जो मैंने बताया आपको, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको अगर एक साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं सारी पावर जा रही है कार्यपालिका के पास। और अगर जब भी सारी शक्तियां कार्यपालिका के पास जाती है, एग्जीक्यूटिव के पास जाती है, तो उसमें ऑब्वियसली वो डेमोक्रेसी के विपरीत जाता है। क्योंकि आज आप देखिए, आज भारत में हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का मतलब ये नहीं होता है कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इसीलिए लोकतांत्रिक, नहीं। लोकतांत्रिक जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसकी सभी बातों को सबसे ज़्यादा, जो सभी नियमों को लागू करता है वो भारत करता है। और देखिए भारत में क्या आपको दिखता है कि एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। इसलिए आपको दिखता होगा कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री संसद में जवाबदेही होते हैं। आपने देखा है ना, जब भी कोई बजट प्रस्तुत किया जाता है या कोई भी सत्र होता है, चाहे वो विंटर है, मानसून है या बजट सेशन है, तो आपने देखा होगा विपक्ष क्या करता है, मंत्रियों से जवाब मांगता है। तो विपक्ष किस नाते जवाब मांग रहा है, लेजिस्लेचर के नाते, विधायिकार के नाते। और मंत्री जो जवाब दे रहे हैं, मंत्री होने के नाते वो एग्जीक्यूटिव होकर जवाब दे रहे हैं। तो कौन किसको अकाउंटेबल है, एग्जीक्यूटिव्स आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव्स, राइट। तो वो होता है लोकतंत्र। पर यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1853 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858, आप देखेंगे सारे के सारे एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं, यानी कि हम लोकतंत्र से दूर जा रहे हैं, राइट। आगे देखते हैं। अब कुछ इंडियन काउंसिल की शुरुआत की गई थी, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि 3 इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहा गया था, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर इन तीनों इंडियन काउंसिल एक्ट को अगर आप देखोगे तो इसका क्रिटिकल एवोल्यूशन अगर आप करोगे तो ज़्यादातर क्या हुआ, कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिकता को कहीं ना कहीं संस्थागत, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं लास्ट में देखूं, आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 है, जिसे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, वहाँ पर आपको साफ दिखता है हिंदू को हिंदू वोट करेगा, मुस्लिम को मुस्लिम वोट करेगा। इस तरह से इसको संस्थात्मक किया गया, फॉर्मलाइज किया गया। तो कहीं ना कहीं भारत की जो अखंडता है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, राइट। आगे देखते हैं। फिर हमने दिखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आपको पता है डायरेक्सी लाई गई थी, प्रांतीय स्तर में डायरेक्सी लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, मैंने आपको बताया था। और डायरेक्सी का मतलब होता है यूरोप का कॉन्सेप्ट है जहां पर प्रांतीय स्तर पर स्वतंत्रता दी जाती है, इंडिपेंडेंस दिया जाता है प्रोविंस लेवल पे, डायरेक्सी। परंतु भारत में डायरेक्सी के नाम पे धोखा दिया गया। 1919 में जब इसको लाया गया, फिर गांधी जी ने इसमें कहा कि हम देखते हैं, और देखा तो फिर गांधी जी नाराज हो गए थे। इसलिए गांधी जी का पहला नेशनलाइज मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, गांधी जी का लॉन्च होता है 1920 में। यस, रीजन यही है, डायरेक्सी के नाम पे धोखा देना। क्योंकि डायरेक्सी दी तो गई, प्रांतीय जो विषय थे उनको डिवाइड किया गया, ट्रांसफर और रिजर्व्ड। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं ये प्रावधान तो दिया गया कि जो प्रांतों का गवर्नर होगा वो कहीं ना कहीं अपनी जो काउंसिल है उसके अनुसार काम करेगा। और इस काउंसिल में ज़्यादातर भारतीय हैं, नो डाउट भारतीय हैं इसमें, अर्थात भारतीयों के हिसाब से गवर्नर काम करेगा प्रांतों का। परंतु अंत में कानून तभी बनेगा जब उसमें वाइसरॉय साइन करेगा। तो किस तरह की डायरेक्सी, राइट। साइन तो हमेशा, साइन तो अभी भी कौन कर रहा है, साइन कौन कर रहा है, वाइसरॉय, जो कहाँ बैठा है, केंद्र में। तो केंद्रीकरण अभी भी है, राइट। तो ये देखें, तो यहाँ पर डायरेक्सी में, जिसे हमने ड्यूअल कंट्रोल भी कहा है, ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट जो हो जाते हैं, उसने क्या करा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया, प्रशासन में काफ़ी कंफ्यूजन हो गया। तो ये फेल था पूरा, ठीक है। आगे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्सी है वो प्रांतों से हटाकर कहाँ डाल दी, केंद्र में। हालांकि केंद्र में कभी आने नहीं दिया डायरेक्सी को, राइट। क्यों आने देंगे, वो तो धोखा था। और केंद्र में तो ऑलरेडी इनका कंट्रोल था। और भारतीयों की तो मांग जो थी वो ज़्यादातर, हालांकि 1929 से तो भारतीयों की मांग पूर्ण स्वराज हो गई थी। 1906 से स्वराज मांग थी और 1929 से पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का मतलब था कि केंद्र में भी भारतीयों की ही सरकार होनी चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए थी, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अगर आप देखेंगे तो उसमें फेडरल स्ट्रक्चर रखा गया, क्योंकि लोकतंत्र के लिए एक फेडरल स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कभी भी तानाशाही नहीं बनने देता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, नो डाउट। बाइकैमरिज्म की बात की गई, बाइकैमरिज्म मतलब था द्विसदन। और फेडरल कोड की बात की गई, राइट। पर यहाँ पर क्या था, फेडरेशन तो हमें दी जा रही थी पर उसमें हमें सोवरेनिटी नहीं दी जा रही थी। क्योंकि देखो, जहाँ सोवरेनिटी और फेडरलिज्म का आपसी संबंध होता है, जैसे भारत में आज आप देखिए, भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है, अनुसूची 7 आप देख लीजिए। इसीलिए भारत में जो 2 संप्रभु सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, अपने अपने जो सूची होती है, केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, उसे केंद्र की आज्ञा नहीं चाहिए होती है, राइट। तो संप्रभुता है, संप्रभुता में फेडरल स्ट्रक्चर होना जरूरी होता है, डिवीजन जरूरी होता है संप्रभुता में, राइट।
परंतु यहाँ पर देखिए हमें फेडरलिज्म तो दिया जा रहा था पर संप्रभुता सोवरेनिटी नहीं दी जा रही थी, क्योंकि सोवरेनिटी अभी भी किसके पास होगी, क्योंकि भारत के पास नहीं होगी, वो अभी भी क्राउन के पास होगी। तो देखिए फेडरलिज्म बिना संप्रभुता के निष्कर्ष नहीं निकालता है, यानी कि असफल होता है। तो इस तरह का हमें दिया था, फेडरलिज्म तो दिया था परंतु सोवरेनिटी नहीं दी थी। हालांकि फेडरलिज्म भी कभी लागू ही नहीं हुआ, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने कभी लागू होने नहीं दिया। वो क्यों लागू होने देंगे भाई, उनको राजा रजवाड़े वाली आदत थी, वो क्यों लोकतंत्र को अपनाएंगे। और अंग्रेजों ने तो पहले क्या रखा था उनसे, है ना, अनऑफिशियल मीटिंग में पहले कहा था कि हम अभी जोड़ रहे हैं पर बाद में हमने इसको नहीं रहना, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी जो राजशाही है वो फिनिश कर दी जाएगी, वो खत्म कर दी जाएगी। वो हुआ भी लोकतंत्र में, देखिए आर्टिकल 18 बैठा हुआ है जहां पर किसी भी तरह का टाइटल आप नहीं अपना सकते, राइट। और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायसनेस जो थी वो सेंटर की तरफ ही अभी हमें दिखी, राइट। हालांकि वर्तमान में भी आप देखेंगे तो बायसनेस तो सेंट्रल की तरफ ही होती है। जैसे अगर कभी आपातकाल लगा दिया जाता है तो सारा कंट्रोल कहाँ चला जाता है, केंद्र की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ज्यादा क्रिटिकल जो है वो ऊपर वाला है, फेडरेशन विदाउट सोवरेनिटी। आगे देखते हैं नेशनल रिस्पॉन्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल विजन। देखिए इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि मैंने बताया कि 1905 में आपका बंगाल का डिवीजन होता है, 1906 में स्वराज की मांग उठती है। और स्वराज का मतलब था कि प्रांतीय स्तर पे हमें आज़ादी दे दी जाए, केंद्र स्तर की कोई बात नहीं उठी थी। और यही 1929 में पूर्ण स्वराज में परिवर्तन हुई। औपचारिक रूप से 1929 में जो स्वराज था उसको पूर्ण स्वराज किया गया, यानी कि चाहे केंद्र स्तर हो चाहे प्रांतीय स्तर हो, सब में भारत की ही सरकार चाहिए, किसी गैर मुल्क की सरकार नहीं चाहिए। तो देखिए स्वराज रेजोल्यूशन 1929 में आया, मैंने बताया आपको। और इसी बाद में, इसी के 5 वर्ष बाद हमारा फिर संविधान सभा की मांग उठी, क्योंकि कोई भी देश जब संप्रभुता मांगता है तो उसको देखना पड़ेगा कि अधिकारों और शक्तियों का जो एक तालमेल होता है, एक संतुलन होता है शक्ति और अधिकारों का, उसको लिखित होना चाहिए संविधान में, वर्णित होना चाहिए, संविधान में लिखा हुआ होना चाहिए। इसलिए पहली बार हमें दिखता है कि संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग उठाई जाती है, जो उस समय के कम्युनिस्ट विचारधारा वाला व्यक्ति हैं जिनका नाम है एम एन रॉय, उनके द्वारा 1934 में, राइट, 1934 में ये आवाज उठाते हैं। देखिए याद रखिएगा, लूसेंट जब आप पढ़ते हैं तो लूसेंट में महात्मा गांधी का नाम आता है, तो वो भी गलत नहीं है। महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग एक प्रांतीय स्तर के नियमों के लिए उठाई थी, यानी कि जो संविधान जो प्रांतीय स्तर का बनाने की बात की जा रही थी, उस संविधान सभा की मांग गांधी जी ने उठाई थी। पर केंद्रीय स्तर के लिए मांग उठाने वाले पहले थे एम एन रॉय, 1934। और आगे हमें दिखता है कि इस तरह से आगे हमें दिखता है कि कैबिनेट मिशन आता है भारत में, और इवेंचुअली हमें दिखता है एक संविधान सभा का गठन हो जाता है, राइट। तो हमने पढ़ा ही है सारा का सारा, इसलिए मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। अब इस संविधान सभा में कहीं ना कहीं आपको पता है टोटल 389 सीट्स होती हैं, जिसमें से 296 होती है ब्रिटिश इंडिया की, जो एक इलेक्टेड निर्वाचित सीट्स होती हैं, और जो 93 सीट्स होती है वो होती है प्रिंसली स्टेट्स की, जो नॉमिनेटेड होती है, मनोनीत होती है, आपको पता ही है। अब इसमें क्रिटिसिज्म में क्या है कि जो संविधान सभा में जो लोग चुने गए थे वो, क्योंकि संविधान सभा मैंने कहा 296 निर्वाचित थी, इलेक्शन हुए थे इसमें, पर इलेक्शन में इनका लिमिटेड फ्रेंचाइज था। यानी कि जैसे आजकल हमारा एडल्ट सफरेज होता है ना, जिसमें 18 साल से ज़्यादा, 18 या 18 साल से ज़्यादा का जो व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी किसी भी धर्म का है, किसी भी सेक्स का है, किसी भी रेस का है, कुछ भी है, भेदभाव नहीं होगा, 18 साल या 18 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, वो वोट देना चाहिए। और उस समय ऐसा नहीं था, लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, बहुत कम लोगों को अधिकार दिया गया कि वो चुनाव में भाग लेंगे, राइट। और इसीलिए हमें दिखता है कि ज़्यादातर हमें क्या दिख रहा है कि जो डोमिनेंस हुआ था संविधान सभा में वो कांग्रेस का ही हुआ था। देखिए जो संविधान सभा बनाई गई थी वो निर्वाचित थी, और उसमें जो भी फैसले होंगे वो ऑब्वियसली बहुमत के हिसाब से होंगे, 50% + 1। तो जब चुनाव हुए थे तो 208 सीटें कौन लेके आया था, कांग्रेस। प्रिंसली स्टेट ने तो चुनाव में, है ना, भाग लिया ही नहीं, क्योंकि चुनाव में तो होना ही नहीं था इनको, और इन्होंने संविधान सभा में स्टार्टिंग में तो भाग लिया ही नहीं, तो 93 सीट तो हटा दीजिए। अब 208 सीटें आईएनसी लेके आई है, आउट ऑफ कितने, 296। अब आप बताइए, और टोटल देखिए 389 सीट्स, 389, तो आधा कर लेते हैं इसका, 300 + 80 + 9, 300 का आधा 150, 80 का आधा 40, 9 का आधा 5 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आदमी को काट तो नहीं सकते ना। तो 195, जिसके पास 195 सीट्स होंगी वो जो चाहेगा वही तो होगा। और यहाँ पर कांग्रेस क्या लेके आ गई, 208 सीट। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर इसको क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि कांग्रेस का डोमिनेंस था, राइट। अब देखिए ये जो आलोचना है कांग्रेस का डोमिनेंस है, ये तो गलत बात है ना, ये कोई बात, क्योंकि जनता चाहती होगी, आज अगर बीजेपी का डोमिनेंस आता है तो ऑब्वियसली जनता चाहती है, ठीक है। तो इसको क्रिटिकल नहीं कहना चाहिए, पर क्या करें, फॉरनर हैं तो क्रिटिकल कहते रहे, तो हमें भी कहना पड़ रहा है। आगे देखते हैं इंटेलेक्चुअल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या है। देखो हमारा जो संविधान बन रहा था, हमने क्या क्या चीज़ें कहाँ से उठाई। जैसे ब्रिटिश से अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि मैंने बताया था कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के 2 वर्जन थे हमारे पास जिस समय संविधान बन रहा था, आज भी 2 ही हैं, जिसे हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल कहते हैं। तो भारत ने पार्लियामेंट्री को अपनाया, क्योंकि मैंने बताया था आपको चार्टर एक्ट 1853 से कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल आई थी जो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से काम कर रही थी, तो भारत को काफ़ी अनुभव था 1853 से, सोचिए। तो भारत ने क्या अपनाया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, राइट। रूल ऑफ लॉ, हमारे वहाँ रूल ऑफ लॉ है, जैसे आर्टिकल 14 में आप देख रहे होंगे रूल ऑफ लॉ है,
आर्टिकल 21 देख लीजिए, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो हमारे वहाँ रूल ऑफ लॉ है, राइट। इसलिए एवी डाइसी के जो 3 दिए हुए सिद्धांत हैं उसमें से 2 सिद्धांत तो हम अपनाते हैं, तीसरा वाला नहीं अपनाते हैं, जिसमें वो प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट की बात करते हैं, वो तो हम नहीं अपनाते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका को ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है। पर हमारे वहाँ तो संविधान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, राइट। और कैबिनेट सिस्टम है हमारे वहाँ, बिल्कुल। पोर्टफोलियो की शुरुआत तो पहले ही से शुरू हो गई थी, अगर आपको याद हो। कैनिंग जब वाइसरॉय नहीं थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, 1859 में उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से प्रमाणित हो गया था, राइट। आइलैंड से हमने क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, क्योंकि जो भी राज्य बनाए जाते हैं, जब संविधान राज्य की स्थापना करता है तो उनको एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य दे देता है कि समय के साथ जब आपकी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग हो जाए, समाज शिक्षित हो जाए, तो आपने इन उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए, राइट। तो इस तरह से डायरेक्ट प्रिंसिपल को उठाया हमने, आइलैंड से उठाया है। और ऑस्ट्रेलिया से हम कैसे इन्फ्लुएंस में, कॉन्करेंट लिस्ट, जहाँ पर सेंटर और स्टेट मिलकर कानून बनाता है, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, राइट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हमने रखा गया है। कैनेडियन इन्फ्लुएंस हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं जो है स्ट्रॉन्ग तो सेंटर को ही रखा है, राइट। इसलिए हम कहते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन, क्योंकि सेंटर किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को। तो इसलिए हम कहते हैं इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसमें क्रिटिकल इंसाइट क्या है आपका, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि क्या है हमारी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सिलेक्टिव बोरोइंग नॉट ब्लाइंड लिमिटेशन। सेलेक्टिव बोरोइंग है, नॉट ब्लाइंड लिमिटेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए इसको आलोचनात्मक एक सकारात्मक वे में देखिएगा। जैसे एक बार आरोप भी लगा था कि जिसने भी आरोप लगाया कि संविधान में कुछ नहीं किया है, कॉपी कर रखा है, बोरो कर रखा है, तो यहीं पर हमारे जो लीजेंड हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर, वो कहते हैं कि ये कॉपी पेस्ट नहीं है, ये रैंसैकिंग है। रैंसैकिंग का मतलब होता है कि आप मुझे बताइए, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन में क्या कोई कॉपीराइट हो सकता है, नहीं ना। तो जो मूल सिद्धांत होते हैं उनको भारत ने लिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चलते हैं, जो सिद्धांत चलते हैं, विचारों पे किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता विचारों पे। तो बड़े बड़े जो फिलोसफर थे, उन्होंने जो विचारधारा दी है, जैसे समाजवाद दिया है। अब समाजवाद तो हम ज़्यादातर जोड़ते हैं कार्ल मार्क्स से, पर क्या भारत ने समाजवाद, भारत अपनाता है, भारत अपने आप को समाजवादी कहता है, पर क्या कार्ल मार्क्स वाला समाजवादी है, नहीं। समाजवाद का सिद्धांत उठाया, पर उसमें उसका मॉडिफाइड वर्जन जो आगे चल के गांधी जी ने दिया, नेहरू जी ने दिया, है ना, मॉडिफाइड वर्जन, उसको हमने लिया। इसको कहता है रैंसैकिंग। इसको कॉपी पेस्ट नहीं करते। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है सीधे कॉपी करा और पेस्ट कर दिया, नहीं, यह रैंसैकिंग। हमने लिया, विचार लिया, कॉपी करी हमने, पर उसको अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने देश की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसके हिसाब से उसको लिया, उसमें मॉडिफिकेशन किया। तो कहीं ना कहीं तो ओरिजिनल वर्जन हुआ ना, उसमें हमारा कहीं ना कहीं तो इंसाइट है, कहीं ना कहीं तो हमारी अंतर्दृष्टि है, राइट। वाह, क्या बात करी ना बी आर अम्बेडकर सर ने। आगे लगता है की फीचर ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। की फीचर क्या था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा 1950 वाला, सोवरन, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। ये पता ही आपको, सोवरन मतलब हो गया हमारे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होंगे, डेमोक्रेटिक मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, और सोवरन का मतलब हो गया हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, तो रिपब्लिक हुआ, माफ कीजिएगा, हेड ऑफ द स्टेट जो होगा इलेक्टेड वो रिपब्लिक होगा। सोवरन मतलब होता है जहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर करने के लिए हम लोग बिल्कुल आजाद है, किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं है। चाहे हमने कॉमनवेल्थ को अपनाया था, तो वहाँ पर नेहरू जी ने क्या कहा था, ये जो कॉमनवेल्थ को हम अपना रहे हैं वो एक जनरल बिल है, सभी लोगों की सहमति है, जनरल बिल से हम अपना रहे हैं, और कल हमें लगेगा कि हमें यहाँ नहीं रहना है तो हम हट जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो अगर हम कॉमनवेल्थ की सदस्यता भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उससे हमारी संप्रभुता पे कोई भी आंच नहीं आ रही है, राइट। तो हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है पॉपुलर सोवरेनिटी का लिया नहीं लिया है। पॉपुलर सोवरेनिटी रूसो के द्वारा दी गई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है पॉपुलर सोवरेनिटी। पॉपुलर सोवरेनिटी में क्या होता है कि एडल्ट सफरेज मिलता है, सभी लोग, है ना, मतलब एडल्ट सफरेज का मतलब है सरकार जब सभी लोग चाहेंगे तभी बनेगी, बिल्कुल भारत में है ये कॉन्सेप्ट। पर भारत में पॉपुलर सोवरेनिटी में क्या होता है, पॉपुलर सोवरेनिटी में कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए भारत में पॉपुलर सोवरेनिटी का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कहते हैं उसको। उसमें क्या किया जाता है कि अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं, जैसे माइनॉरिटी के अधिकार दे दिए जाते हैं फंडामेंटल राइट में। आपको दिखता होगा आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये ज़्यादातर माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है। तो लोकतंत्र में देखिए क्या होता है, बहुमत की सरकार होती है। अब इमेजिन करिए भारत में 90% अगर हिंदू हैं तो सरकार हमेशा हिंदू की बनेगी, और 10% हम अन्य धर्म के लोगों को रख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कानून बनाए जाएंगे वो तो ज़्यादातर हो सकता है हिंदू के पक्ष में हो, तो उससे नुकसान जो बाकी 10% उनका हो सकता है ना। अगर पॉपुलर सोवरेनिटी होगी तो यहाँ पर ये 10% लोगों के लिए कुछ नहीं करना होगा, कुछ नहीं किया जाएगा, कोई अधिकार इनको नहीं दिए जाएंगे, जो कानून बनेगा इनको मानना पड़ेगा। परंतु जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी होती है वहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो कि बहुमत के सपोर्ट में है,
जो लोग बहुसंख्या में भारत में रहते हैं, यानी कि मेजोरिटी में है, परंतु ये अधिकारों की वजह से जो संविधान में वर्णित होते हैं, ये अधिकारों की वजह से जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, उनका संरक्षण हो जाता है। तो इसे कहते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। और पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देने वाला था रूसो, जीन जैकोस रूसो, जिसका जन्म 1712 में हुआ था, राइट। 1778 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजे, देखिए बहुत सारे मेरे बालक बालिका कंफ्यूज होते हैं, सर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजे होता है या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होता है। देखिए आपको समझना पड़ेगा, हमारे आर्टिकल 3 to 5 में, जितना मुझे याद है, 3 to 5 में एडल्ट सफरेज लिखा गया है। एडल्ट सफरेज, एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि एक इसमें एज क्राइटेरिया रखा जाता है, मिनिमम एज रखी जाती है, उसके बाद सभी लोगों को आज़ादी होती है कि वो वोट दे सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो भारत में ये आपको दिखता है, बिल्कुल दिखता है। तो सर एडल्ट फ्रेंचाइजे क्या होता है? एडल्ट फ्रेंचाइजे क्या होता है? यहाँ पर लीगल स्पिरिट होती है, मतलब यहाँ पर फिर बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं, जिससे कि ऐसा नहीं है कि आप 18 साल के ऊपर है तो आप वोट दे सकते हैं। अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं, राइट, अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर आप गलत तरीके से भारत की सदस्यता, भारत की नागरिकता आपने ले रखी है, अगर आप बाहर के देश के हैं जिन्होंने स्कूलिंग यहीं से करी है, तो ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो कानूनी जो एक बाधाएं डाली जाती है एडल्ट सफरेज में, जो लीगल होता है, जो एक कानून बनाए जाते हैं, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 2019, तो ये है ना, कानूनी है नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बने, तो ये जो कानूनी तरीके से इसको कंट्रोल किया जा रहा है सफरेज को, इसको फ्रेंचाइजे कहते हैं। तो भारत में प्रैक्टिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजे है। फ्रेंचाइजे मतलब होता है वो लीगल का मॉडिफिकेशन, लीगल द्वारा रोकना। और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो होता है वो एक पॉलिटिकल टर्म होती है। तो भारत में संवैधानिक तौर में तो यूनिवर्सल एडल्ट क्या क्या रखा हुआ है? सफरेज। तो आपने संवैधानिक तौर पे तो सफरेज ही कहना है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। फ्रेंचाइजे और प्रैक्टिकल वे में हमारा फ्रेंचाइजे काम करता है बिकॉज ऑफ दीज एक्ट जो मैंने अभी आपको बताया। सिटीजनशिप एक्ट जो है हमारे, राइट, 1955 हो गया, 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था। इसीलिए आजकल आप देख होंगे SIR का नाम सुना होगा, आजकल राजनीति में काफ़ी चल रहा है, हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है ना, काफ़ी मतदाताओं को निकाला जा रहा है जिन्होंने अनैतिक तरीके से भारत में नागरिकता हासिल करी है, तो उनको वोटिंग लिस्ट से उनको हटाया जा रहा है। तो ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रेंचाइजे। तो इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि थ्योरेटिकली संवैधानिक तौर पे तो आपने सफरेज ही कहना है, क्योंकि लिखा ही है, आर्टिकल 3 to 5 में लिखा है। आई गेस 3 to 6 में भी लिखा है, एक बार आप देख लीजिएगा, थोड़ा मेरे माइंड से निकल रहा है, पर इतना श्योर है 3 to 5 और 3 to 6 दोनों के में कहीं लिखा है एडल्ट सफरेज। तो संवैधानिक तौर पे तो आप एडल्ट सफरेज ही बोलेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, परंतु प्रैक्टिकली ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। तो ये बात याद रखना, दोनों लिख सकते हैं आप एग्जाम में, पर ये अगर मेंशन कर देंगे कि संवैधानिक तौर पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, राइट, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 में है। आपको मैंने पढ़ाई रखा है कि कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हैं। आर्टिकल 19 जो है, जो आपको लिबर्टी देता है, राइट। और जैसे कि मैंने बताया था, राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था आपका आर्टिकल 31 के अंतर्गत, जो 44th अमेंडमेंट 1978 से हट चुका है, जो कहाँ चला गया, 300A में चला गया, पार्ट 12 में, राइट। अब देखिए इसमें क्रिटिसिज्म क्या है, टेंशन विद सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो DPSP में रखे गए हैं। अगर मैं डेमोक्रेसी के हिसाब से देखूं तो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी DPSP सुरक्षित करती है और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित करता है। पर DPSP जो होते हैं वो जस्टिसेबल नहीं होते हैं, यानी कि अगर राज्य उसको नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसको एक आलोचनात्मक तरीके से देखा जाए तो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, उसके लिए न्यायपालिका शांत है, न्यायपालिका उसमें कुछ नहीं कर सकती, केवल आप राज्य पे ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि जस्टिसेबल नहीं है। और लोकतंत्र में एक न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स के केस में तो जो सरकारें हैं, जो राज्य है, राज्य जो सरकार को, माफ़ कीजिएगा, सरकारें जो राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि जो सरकार होती है वो तो कॉन्क्रीट है ना, वो तो वास्तविकता है। राज्य तो एक अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो राज्य जो एक अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है, उसको रिप्रेजेंट करती है सरकारें। तो इसीलिए मैं सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी सरकार बोल रहा हूँ, कभी राज्य बोल रहा हूँ, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो मैंने कहा कि अगर कोई चीज़ जस्टिसेबल नहीं होगी तो उसमें सारा का सारा जो है वो सरकार पे चला जाता है, सरकार पे पूरा का पूरा आप निर्भर हो जाते हैं। पर जो चीज़ जस्टिसेबल होती है उसमें अगर सरकार कुछ गड़बड़ करती है तो आप न्यायपालिका के पास जा सकते हैं। तो यही खूबसूरती है फंडामेंटल राइट की। इसीलिए इसमें क्रिटिकल एंगल दे रखा है, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए केवल सरकार में निर्भर होना होता है। और कभी कभी सरकार क्या होता है, 5 साल बाद दोबारा सत्ता में आने के लिए वो कभी कभी अनैतिक कार्य में भी चली जाती है, राइट। आगे देखते हैं की फीचर ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो पहले पढ़ा था हमने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स,
पार्ट 4 में रखे गए हैं, मैंने बताया था आपको, जैसे अब डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होती है, जैसे अभी बताया मैंने। और पार्ट 3 में कौन सी होती है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राइट। ये नॉन जस्टिसेबल है, इसलिए मैंने कहा था पूरी तरह से निर्भर आप किस पर रहेंगे? सरकारों पे। और सरकार किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्य का। डिबेट हुई है कितनी बार? फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। कभी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी आपको दिखेगा, इसलिए आपको दिखेगा अमेंडमेंट द्वारा 31C को डाला गया, 31C, जिसके तहत ये कहा गया कि आर्टिकल 39B जो कहीं ना कहीं समाजवाद को फैलाता है, 39C जो एक पूंजीवाद को रोकता है, इनके दिए गए निर्देश जो 39B और 39C में है, उसके लिए आर्टिकल 14 और 19 को बाईपास किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? डीपीएसपी लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को बाईपास किया जा रहा है, राइट। तो कभी कभी आपस में टकराते बहुत हैं ये, तो यहाँ पर बार बार न्यायपालिका का सहारा लेना पड़ता है, राइट। आगे क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस। आपको पता है फेडरल स्ट्रक्चर तो है हमारा, अनुसूची 7 आप देखेंगे तो डिवीजन ऑफ पावर है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्फ्रेंस लिस्ट हमें दिखाई देती है। परंतु साथ साथ में आर्टिकल 1 पढ़ेंगे जब आप, तो आपको क्या दिखेगा? इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, फेडरल नहीं है। तो अगर आप आर्टिकल 1 और स्केड्यूल 7 को साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग फेडरल तो हैं, पर बाइसनेस किसकी तरफ है? यूनियन की तरफ, ठीक है। तो क्या है? फेडरलिज्म टिल्टेड टुवर्ड्स सेंटर, राइट। ये चीज आपने याद रखनी है। आगे मिलता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। बिल्कुल हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किससे है? ऑब्वियसली हमारी सरकार से है, ठीक है। इसीलिए हम डायरेक्ट हम कहाँ से अपना लेते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, आर्टिकल 1 to 4 से लेकर 147 आपको क्या मिलती है? सुप्रीम कोर्ट, जो अपनी सारी शक्तियां कहाँ से लेती है? संविधान से। इसलिए वो सरकार से आज़ाद है, वरना सरकार से क्या हो सकती है? वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, और कभी भी वो सरकार के दबाव में होगी तो कहाँ निष्पक्ष न्याय दे पाएगी। इसीलिए निष्पक्ष न्याय के लिए हमारी न्यायपालिका को क्या रखा जाता है? स्वतंत्र, ठीक है। और आगे चल के हमें जो केशवन भारती केस मिलता है, जहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, तब से तो कहीं ना कहीं हमारी जो न्यायपालिका है उसका जो एक भूमिका है हमारे संविधान के जो मूल सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए, ये भूमिका और बड़ी है हमारी न्यायपालिका की। तो वर्तमान में तो हमें दिखता है कि न्यायपालिका जो है वो काफ़ी शक्तिशाली हमें दिखाई देती है हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए, राइट। अब क्रिटिकल डिबेट इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी, स्ट्रॉन्ग सेंटर वर्सेस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इसकी बात उठ रही थी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो रही, क्योंकि गांधी जी हमेशा चाहते थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। गांधी जी हमेशा स्ट्रॉन्ग स्टेट के फेवर में थे नहीं। गांधी जी को तभी तो हम एनार्किस्ट कहते हैं, एनार्किज्म विचारधारा को मानने वाला एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब हो गया अराजकता नहीं। एनार्किस्ट वो होता है जो व्यक्ति केंद्रीकरण पे विश्वास नहीं रखता है, राज्य का ज़्यादा इंटरफेरेंस पे नहीं रखता है, मतलब वो चाहता है कि केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांग रहे थे, और कुछ जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग थे जो स्ट्रॉन्ग सेंटर की मांग कर रहे थे, क्योंकि अभी देश की वो स्थिति नहीं थी, क्योंकि देश में काफ़ी डाइवर्सिटी थी। तो अगर उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी तो देश खंडित हो जाएगा। जैसे हुआ भी, आपने देखा किस तरह से भाषा के आधार पर पहला आंध्र प्रदेश बना। आपको पता ही है, पोटी श्रीरामुलु 1952 में डेथ हुई थी, इसीलिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा, राइट। तो ये चीज़ याद रखेगा। तो ये विवाद हुआ था, हालांकि इसका जो एक सॉल्यूशन निकाला कि आमतौर पे तो जो है फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा, परंतु कभी भी आपातकाल होगा तो यूनियन में वो यूनिटरी में वो कन्वर्ट हो जाएगा, एकात्मक बन जाएगा। आगे देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की गई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को बात की गई थी, तो फिर इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, इसको आर्टिकल 40 में रख दिया गया, डीपीएसपी, जो जस्टिसेबल नहीं होता है। यानी कि समय के साथ अगर देखा जाएगा, जब लोग इतने पढ़े लिखे हो गए, जब वो धर्म को कहीं ना कहीं एक रीजनिंग से, तर्कपूर्ण चरित्र से अगर धर्म को जोड़ने लग गए, क्योंकि धर्म क्या होता है? ज़्यादातर डॉगमा होता है ना। डॉगमा मतलब होता है कट्टर होता है। धर्म में आप क्वेश्चन नहीं पूछते। इमेजिन करिए, एक समय ऐसा होता था जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो औरत को उसकी चिता में बैठा देते थे, जिसे आप सती प्रथा कहते थे। प्रथा तो जो होती है धर्म से जुड़ी हुई होती है ना। तो सोचिए ये कहाँ का तर्क हुआ कि कोई मृत व्यक्ति है उसको जलाना तो जायज़ है, पर जो जीवित है उसको जलाना क्या जायज़ है? तो इसीलिए ये कहा गया कि जो शिक्षा है, जब आगे चलकर लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे कि धर्म को उतना ही मानना है जितना वो तर्कपूर्ण है ना, नैतिक बातों को जोड़ा गया है। आगे चल के क्या होगा, जब ये सब हो जाएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ले आया जाए, राइट। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है, माफ कीजिएगा 44 में, 40 में तो पंचायत है, 44, ठीक है, माफ कीजिएगा। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स वर्स जुडिशियल सोशल जस्टिस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी फंडामेंटल राइट्स सोशल जस्टिस को नहीं होने देते हैं, क्योंकि जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स में रखा गया, फंडामेंटल राइट्स में रखा गया, तो वो पॉलिटिकल राइट बन गया आपका, राइट। और एक तरफ भारत अपने आप को समाजवादी कह रहा है, समाजवादी विचारधारा की तरफ जाना चाहता है, पूंजीवाद की तरफ नहीं जाना चाहता है। अब समाजवादी विचारधारा में आपको पता है कि कहीं ना कहीं राज्य का हस्तक्षेप होना तो जरूरी है, क्योंकि राज्य क्या करेगा, जिसके पास अति होगा उसको वो किसी और को दे देगा। कोई जमींदार है, उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है,
तो वो किसको दे देगा? वो किसी ऐसे व्यक्ति को दे देगा जिसके पास नहीं है। तो राज्य का हस्तक्षेप होना जरूरी है ना। तो प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रखना कहीं ना कहीं भारत को समाजवादी विचारधारा पे चलने ना देना। तो इसीलिए आपने देखा 44वें संशोधन से क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, अर्थात समाजवादी जो विचारधारा पे चलना है देश को, वो आराम से चल पाए। नेक्स्ट देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजन जस्टिफाइड एज सेफगार्ड। देखिए इमरजेंसी को कहा गया है ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, आखिरी विकल्प होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं भाग 18 में हमारी इमरजेंसी रखी गई है, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। और इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल संवैधानिक तौर पे 356 में नहीं किया गया है, ये बात आपने याद रखना है। वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है। आमतौर पर हम कह देते हैं स्टेट इमरजेंसी, आमतौर पर कह देते हैं, हम कह सकते हैं, नो डाउट कहते हैं लोग, परंतु याद रखिए संवैधानिक तौर पर आपने 356 में कभी भी इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए 1975 की जो इमरजेंसी है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। इवन जो इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट के आदमी थे उन्होंने खुद कहा था कि इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 352 में 3 आधार हैं, आपको बता ही रखा है मैंने। नेशनल इमरजेंसी में 3 आधार हैं, एक है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा क्या, आर्म्ड रिबेलियन। इसीलिए जो इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, वो कहीं ना कहीं जिसका आधार बनाया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, वो सही नहीं था। इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए, परंतु इमरजेंसी लगा दी गई। और इमरजेंसी क्या करती है, वो शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और अधिकारों को शून्य कर देती है। इसीलिए 44वां संशोधन पारित किया गया मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा। और जो 352 में 352 जो अनुच्छेद है उसमें जो इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था जो कि कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं था, उसको बदल दिया गया। उसको बदल दिया गया किससे, आर्म्ड रिबेलियन से। यानी कि आज आप सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं पर आपने हथियार नहीं उठा रखा है, तो चाहकर भी सरकार इमरजेंसी नहीं लगा सकती। इमरजेंसी तभी लगा सकती है जब आप हथियार उठाएंगे, राइट। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अर्ली चाइल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस में अगर आप देखेंगे 1950 से 1973 तक क्या क्या हमारे थे, देखिए एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत विवाद हुआ है, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपको मैंने बताया कि प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट से कब हटी, 1978। तो यहाँ पर देखिए जो लैंड रिफॉर्म लाने थे, ठीक है, उसमें काफ़ी आपको पता है काफ़ी लॉ लाए गए, क्योंकि लैंड रिफॉर्म करने थे, हम एक समाजवादी विचारधारा में थे, परंतु संपत्ति का अधिकार किस में दिया गया, फंडामेंटल राइट में। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जो संविधान सभा के सदस्य थे क्या उनको ये नहीं पता था वो कर क्या रहे हैं, एक तरफ समाजवादी विचारधारा में जा रहे थे और एक राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट दे रहे थे, तो ये गलती उनसे कैसे होगी? अरे गलती उनसे नहीं हुई, एक्चुअली समय की मांग थी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट को अपनी तरफ लाना था क्योंकि 15 अगस्त 1947 में जो एक्ट पास किया गया था उसमें जो प्रिंसली स्टेट थे उनको विकल्प दिया था, या तो भारत से ज्वाइन होंगे डोमिनियन ऑफ इंडिया, या वो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान से ज्वाइन होंगे, या वो आज़ाद रहेंगे। तो इसलिए लालच देना था ना, क्योंकि इस समय प्रिंसली स्टेट लोग जमींदार थे। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ना, वो 1793 में उन्होंने परमानेंट लैंड सेटलमेंट दिया था, तो जमींदारी को बढ़ावा दिया था उन्होंने। तो प्रिंसली स्टेट ही जमींदार थे ना, तो भारत में इनको जोड़ना था, इसीलिए संपत्ति को कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट के अंतर्गत डाला। और साथ साथ में 368 भी तो डाला था कि वक्त के साथ पार्लियामेंट चाहे तो क्या कर सकती है, संशोधन द्वारा संविधान को बदल सकती है। तो देखिए कितना दिमाग था इन लोगों के पास। उस समय प्रिंसली स्टेट वाले खुश हो गए, चलो भाई हमारी संपत्ति क्या है उसके लिए तो हमें मौलिक अधिकार मिल रहा है, मौलिक अधिकार होगा तो जस्टिसेबल होगा, राज्य हमारी जमीन छीन ही नहीं पाएगा। तो वो जुड़ गए भारत से, उन्होंने साइन कर लिया, लेटर ऑफ एक्सेशन साइन हो गया। फिर आगे चल के हमें दिखता है करीबन 28 सालों के बाद 1978 में 44वें संशोधन से क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया, देखिए है ना। परंतु उससे पहले क्या था, देखिए बहुत सारे आर्टिकल डाले गए, 31A डाला गया, जिससे कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उसको वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के बाईपास कर सकते। 31B में शेड्यूल 9 डाला गया, अनुसूची 9 डाला गया, जिससे कि जो भी लॉ अनुसूची 9 में जाएंगे वो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 31C डाला गया, 31C मैंने बताया था आपको, 39B और C जो पूंजीवाद और समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए और पूंजीवादी विचारधारा को कम करने के लिए अगर वो लाया जा रहा है तो वो आर्टिकल 14 और 19 को बाईपास कर सकता है, ठीक है। अब जैसे AK गोपालन केस, जैसे ज़मीन छीनी जा रही थी तो जो आर्टिकल 21 था उसका एक नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय जो लॉ लिखा, यानी कि सिर्फ प्रक्रिया पे ध्यान दिया न्यायपालिका ने। वहीं पर अगर आप देखेंगे जैसे आगे चल के जो मनेका गांधी केस आया था 1978 में, उसमें प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के साथ साथ एक और डॉक्ट्रिन जोड़ दी थी जो थी ड्यू प्रोसेस, जिसकी वजह से आपको गोल्डन ट्रायंगल मिलता है, यानी कि अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के साथ पढ़ा जाएगा। 14, 19 और 21 को 14 के साथ और 19 के साथ पढ़ा जाएगा। तो इन्हीं 3 आर्टिकल को कहा गया गोल्डन ट्रायंगल। और थ्योरी डॉक्ट्रिन का नाम क्या है, ड्यू प्रोसेस। कब से आई, मनेका गांधी। तो इंटरप्रिटेशन वाइडर हुआ। केशवानंद भारती केस से मूल ढांचे का सिद्धांत आया, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं
ये जो दिख रहा है आपको लिबरल की तरफ जा रहे हैं, मतलब तानाशाही से दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले सरकार के पास ही ज़्यादा शक्ति थी, न्यायपालिका ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी, पर अब धीरे धीरे हमें दिख रहा है कि न्यायपालिका ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही है, जो संविधान की व्याख्या है उसको एक लिबरल अप्रोच से कर रही है, स्ट्रिक्ट नहीं कर रही है, ऑर्थोडॉक्सी के हिसाब से नहीं कर रही कि जितना लिखा है उतना ही करेंगे हम, नहीं, राइट। अब देखिए मेरे जो भी लेक्चर हैं उसी को समझ में आ रहे होंगे जिसने मेरे सारे लेक्चर सुने हैं, और इस तरह का जब आप पढ़ लेते हैं तो आप इजीली मेंस लिख पाते हैं, अपने विचार रख पाते हैं। इस लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति आता है, आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट आता है, ऐसे में तो फिर मुश्किल है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, राइट। आगे देखते हैं क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्ट्रेंथ देख लेते हैं क्या है। क्रिटिकल में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव बताना पड़ता है, आपने किस एंगल से देखा, पूरे एंगल से देखा नहीं देखा। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, आलोचनात्मक क्या होता है, कि आपने उसको कितनी गहराई से पढ़ा है। अब जितनी आप गहराई से पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उसका एक सकारात्मक होगा, एक नकारात्मक होगा। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। तो देखिए स्ट्रेंथ क्या है, बैलेंस, लिबर्टी एंड अथॉरिटी में बैलेंस हमारे, लिबर्टी भी आर्टिकल 19, अथॉरिटी में आपका आर्टिकल 352 है ना। और कभी कभी आपातकाल में अथॉरिटी स्ट्रांग हो जाती है, अन्यथा लिबर्टी में हमारे राइट्स सुरक्षित रहते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स में। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है हमारा, बिल्कुल हमारे, चाहे वो हेड ऑफ स्टेट है, चाहे वो सरकार है, वो सब इलेक्टेड फॉर्म के हैं। अडेप्टेबिलिटी हमारी 368 दे रखा है, संशोधन का प्रावधान दे रखा है, तो समय की मांग के अनुसार हम अडॉप्ट होते रहेंगे। और वीकनेस क्या है, ओवर सेंट्रलाइजेशन। हाँ ये बात सत्य है कि बहुत जगह ओवर सेंट्रलाइजेशन हमें दिखाई देता है। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर आप देखेंगे, जो समवर्ती सूची होती है उसमें, अगर जैसे समवर्ती सूची में शिक्षा एक जो मुद्दा है, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। अब वहाँ पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी। अब दोनों ही अगर कानून बना रहे हैं और उनके कानून आपस में टकराते हैं तो केंद्र जीतेगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया। एक्सेस इमरजेंसी पावर, एक्सेसिव इमरजेंसी पावर, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना, एक शब्द था आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस, वो तो स्पष्ट ही नहीं था, तो जरूरत नहीं भी थी तब भी इमरजेंसी लगा दी जाती थी। लिमिटेड सोशियो इकोनॉमिक इन्फोर्सिबिलिटी, मैंने बताया था सोशियो इकोनॉमिक जो आपके अधिकार रखे गए हैं वो डीपीएसपी में रखे गए हैं, जो भाग 4 में आता है, पर डीपीएसपी क्या है, इन्फोर्सिबल है ही नहीं, तो ये लिमिटेड हो गए, राइट। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। तो कंक्लूजन क्या है, देखो, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। बिल्कुल आपने देखा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हमने काफ़ी चीज़ें ली हैं, जैसे पोर्टफोलियो हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से लिया है, फेडरेशन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, इस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने कहीं ना कहीं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से लिया है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं, प्रैग्मेटिक व्यवहारिक समझौता है ये। ऐसा नहीं कि भैया जैसे इंडिया डेट इज भारत, इंडिया भी लिखा है, भारत भी लिखा है, तो भारत एक स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से रखा गया है और इंडिया जो है वो पॉलिटिकल है। तो इसीलिए देखिए एक प्रैग्मेटिक कॉम्प्रोमाइज हमारा, नॉर्मेटिव एस्पिरेशंस है हमारे। नॉर्मेटिव मतलब होता है जहाँ पर हम उद्देश्यों की बात करते हैं, जो इंपेरिकल नहीं होता है। इंपेरिकल मतलब होता है जो सेंस बेस होता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण को आप तभी मानेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा। और नॉर्मेटिव होता है क्या आप भगवान पर विश्वास करते हैं, जिसको आपके सेंसेस नहीं देख सकते उस पर भी विश्वास करना, वो नॉर्मेटिव होता है। तो नॉर्मेटिव है हमारे, आदर्श हैं हमारे। जैसे प्रियम्बल में मैंने बताया, प्रियम्बल को 3 में डिवाइड करते हैं आप, नेचर, ऑब्जेक्टिव और आपका लास्ट में पावर ऑफ सोर्स। तो आप देखते होंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो न्याय देना है वो सोशल लेवल पे भी देना है, इकोनॉमिक लेवल पे भी देना है, पॉलिटिकल लेवल पे भी देना है। तो ये कहीं ना कहीं आदर्श की बात है, क्योंकि न्याय इतना अंतर्निहित हो ही नहीं सकता, परंतु हम इसको लेते हैं आदर्श के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो आदर्श जो होता है वो नॉर्मेटिव ही होता है। वाइल इट बोरो हैविली फ्रॉम कॉलोनियल रूल एंड फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे आइलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, राइट। जैसे इमरजेंसी हमने जर्मनी से ली है। तो इस तरह से हमने, मैं फिर बोल रहा हूँ उसको कॉपी कहना गलत होगा, एज पर B.R. अम्बेडकर सर, ये रैंसैकिंग था, ठीक है। इट ट्रांसफॉर्म देम टू सूट इंडियन यूनिक सोशल रियलिटीज, बिल्कुल, क्योंकि उसे ट्रांसफॉर्म किया गया ना, तो कॉपी कहना ठीक नहीं है। वो क्या है, रैंसैकिंग है, रैंसैकिंग। मैं लिख देता हूँ RANSACKING, रैंसैकिंग शब्द का इस्तेमाल आप अपने मीन्स में करिएगा, ठीक है। अगर कोई आलोचना आपसे लगाता है कि आपका संविधान तो कॉपी पेस्ट है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इट्स ट्रू स्ट्रेंथ लाई इन द कैपेसिटी ऑफ इवोल्यूशन अलाउइंग डेमोक्रेटिक करेक्शन थ्रू अमेंडमेंट एंड जुडिशियल, बिल्कुल। तभी तो आर्टिकल 368 दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि केवल पार्लियामेंट क्या कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। इसीलिए समय समय पर आपने देखा जिस तरह की मांग हुई है देश के विकास के लिए, देश की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, वो परिवर्तन किए गए हैं। जैसे आपको पता है, अगर बात करूँ मैकियावेली की, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे फिलोसफर है जिन्होंने 2 किताब लिखी है, द प्रिंस और द डिस्कोर्स। तो द डिस्कोर्स में वो कहते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे तो मैं रिपब्लिक पे ही भरोसा रखता हूँ, रिपब्लिक होना चाहिए, मोनार्की नहीं होनी चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। पर रिपब्लिक तब होना चाहिए जब लोगों के अंदर लोग वर्चुअस हों, लोग गुणकारी हों। जब लोग गुणकारी होते हैं तभी उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपने जो राजा हैं उनको निर्वाचित कर सकें। तो रिपब्लिक तभी जस्टिफाइड होता है जब लोग वर्चुअस होते हैं। तो इसीलिए देखो, इसी को समझते हुए, जो मैकियावेली ने ये बात कही थी, उसी को समझते हुए आपने देखा होगा 86 अमेंडमेंट किया गया 2002 में, जिसमें शिक्षा को रखा गया 6 से 14 साल।
अब आप सोचते हैं कि 6 से 14 साल यानी कि क्लास 8 तक ही शिक्षा क्यों रखी गई है ना, नौकरी तो 12th के बाद लगती है इस तरह से, राइट। मैंने देखा है बहुत लोग ऐसी बातें करते हैं। आप समझिए उद्देश्य ये नहीं था, उद्देश्य था कि लोग इतने पढ़े लिखे हो जाएं कि लोगों को सही गलत का ज्ञान हो जाए, लोग अखबार पढ़ें, लोग देखें कि सरकार क्या काम कर रही है, कैसे जूझ रही है। तो 6 से 14 साल यानी कि क्लास 8 तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर ये उम्मीद की जाती है, आपके अंदर नैतिकता आ जाती है। तो उद्देश्य ये है। अगर आप 12th ग्रेजुएशन सब फ्री कर देंगे तो सरकार इतना बोझ कहाँ से उठाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि पैसा छाप दो, जो मन चाहे पैसा छाप दो, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो उससे तो फिर इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच जाएगा। सोचिए इकोनॉमिक एंगल में सोचिए। तो बेसिकली जो 86 अमेंडमेंट लाने का प्रावधान ये था कि हमारे लोगों को वर्चुअस बनाया जाए, पढ़ा लिखा बनाया जाए, क्योंकि देश में हमारी कुछ ऐसी भी शिक्षा चलती हैं जहाँ पर अभी भी ये पढ़ाया जाता है कि जो धार्मिक बातें हैं वो ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं, सिर्फ धर्म की बातें पढ़ाई जाती हैं, विज्ञान की बातें नहीं पढ़ाई जाती हैं, रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाती, एथिकल मॉरल वैल्यूज़ नहीं सिखाई जाती है, सिर्फ धर्म की जो गलत बातें हैं वो सिखाई जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, देश हमारा रिपब्लिक है, पर अगर लोग वर्चुअस नहीं है तो वो रिपब्लिक का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि लोगों को पढ़ाया जाए, नौकरी के लिए नहीं, वर्चुअस बनाने के लिए, जिससे कि जो हम रिपब्लिक हैं वो जस्टिफाइड हो जाए, राइट। तो इसीलिए अमेंडमेंट का प्रावधान मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट स्टैटिक, बिल्कुल डायनेमिक है, चेंज होता रहता है 368 के द्वारा, इसलिए हम इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। कॉन्टिन्यूसली शेप्ड बाय इंडियाज डेमोक्रेटिक जर्नी, बिल्कुल। आज देखिए राइट टू प्राइवेसी, केएस पुट्टास्वामी केस से आपको राइट टू प्राइवेसी मिला हुआ है, राइट टू मैरी मिला हुआ है। आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में राइट टू मैरी जो है वो कौन से केस से आर्टिकल 21 में जुड़ा, राइट। अब मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आए होंगे। तो आपने क्या करना है, नीचे जो टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है PPSC HDO 2026, ठीक है, इसमें आपने सब्सक्राइब कर लेना है, और जो भी एग्जाम रिलेवेंट डेटा होता है वो यहाँ डाल दिया जाता है। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी आपके इंस्टेंट क्वेरीज हैं आप हमें यहाँ पिंग कर सकते हैं, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।